आप सभी सो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान क्लास 6। सो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 का बच्चों चैप्टर नंबर 12। क्या बच्चों? चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है बच्चों जल। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। प्रस्तावना। प्यास लगने पर गला सूखने लगता है, बेचैनी होती है तथा शरीर के अंग शिथिल होने लगते हैं। जल पीने के बाद शरीर के अंगों में स्फूर्ति आ जाती है। तो प्यारे बच्चों, जल पीने के बाद क्या है, जो हमारे शरीर के अंगों में स्फूर्ति आ जाती है और बेचैनी दूर हो जाती है। जल का उपयोग पीने, खाना पकाने, सफाई करने, कपड़ा धोने, स्नान करने, सिंचाई, आग बुझाने तथा विद्युत उत्पन्न करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या देखा? आपने देखा कि जल का उपयोग क्या है बच्चों? बहुत सारे कार्यों में किया जाता है, जैसे नहाने, खाना बनाने, कपड़े धोने और प्यारे बच्चों सिंचाई करने, आग बुझाने और बच्चों विद्युत उत्पन्न करने में जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में हमारा जल का उपयोग किया जाता है। वायु की भांति जल भी सभी सजीवों के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जल ही बच्चों जीवन है। क्या है बच्चों? जल ही जीवन है। पौधा लगे हुए 2 गमले लेते हैं, दोनों को खुले स्थान में रखते हैं। एक गमले में समय समय पर बच्चों पानी डालते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों गमलों के पौधों को देखते हैं। जिस गमले में पानी दिया है उसका पौधा हरा भरा एवं स्वस्थ है। क्या है बच्चों? जिस गमले में पानी दिया है उसका पौधा हरा भरा और स्वस्थ है। जिस गमले में पानी नहीं दिया गया उसका पौधा मुरझा गया। अब सूखे गमले में पानी देना शुरू करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? पानी देना शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि पौधा पुनः हरा भरा और बच्चों स्वस्थ हो जाता है। मछली तड़पने लगती हैं। अब मछली को पुनः जल में डाला जाता है। मछली पुनः तैरने लगती है। कुछ मछली तरह अन्य जलीय जंतु भी जलीय जंतु हम पौधे भी बच्चों जल पर आश्रित होते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ मछली और जलीय जंतु भी क्या है बच्चों? जल पर आश्रित होते हैं। सजीवों का जीवन जल पर निर्भर है। क्या है बच्चों? सजीवों का जीवन जल पर निर्भर है। सभी पेड़ पौधे एवं जंतुओं के शरीर में जल बड़ी मात्रा में उपस्थित रहता है। जैसे मनुष्य के शरीर में भार के अनुसार 70%, हाथी के शरीर में 80 तथा पेड़ पौधों में 60% तक बच्चों जल उपस्थित रहता है। तो प्यारे बच्चों, हाथी के शरीर में कितना बच्चों? 70%, मनुष्य के शरीर में यानी कि हमारे शरीर में बच्चों 80% तथा पेड़ पौधों के अंदर बच्चों 60% जल उपस्थित रहता है। इसी प्रकार अन्य सभी सजीवों के शरीर में अधिकांश मात्रा में जल ही रहता है। अतः सजीवों के एक प्रमुख घटक है। तो प्यारे बच्चों, सजीवों के क्या है? प्रमुख घटक है। दैनिक कार्यों के अतिरिक्त घर की पुताई, कूलर, गृह निर्माण, फसलों की सिंचाई, बागवानी, कल कारखानों एवं सभी छोटे छोटे उद्योगों में बच्चों जल का उपयोग होता है। जल का सर्वाधिक उपयोग बच्चों मनुष्य यानी कि हमारे द्वारा बच्चों जल का सर्वाधिक उपयोग होता है। परिवेश में तालाब या नदी को देखते हैं। तालाब में मछली, मेंढक, बत्तख, केकड़ा, कछुआ आदि जंतु तथा कमल, सिंघाड़ा, जलकुंभी आदि पौधे बच्चों पाए जाते हैं। इसी प्रकार समुद्र एवं नदियों में मगरमच्छ, घड़ियाल, समुद्र में व्हेल, सील, डॉल्फिन जैसी बड़ी जीव तथा विभिन्न प्रकार के बच्चों जलीय पौधे भी समुद्र में पाए जाते हैं। जल अनेक वनस्पति एवं जंतुओं का बच्चों वास स्थान होता है। तो प्यारे बच्चों, जल में भी अनेक वनस्पतियां और क्या है बच्चों? जंतु रहते हैं। जल क्या होता है बच्चों? उनका वास स्थान यानी कि उनका रहने का स्थान या उनका घर होता है। नेक्स्ट बच्चों, कीटाणुओं, बीजों एवं फलों का परिवहन। तो प्यारे बच्चों, कीटाणु, बीजों और फलों के परिवहन में बच्चों जल क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए पढ़ते हैं।
रोगी मनुष्य द्वारा नदी में शौच स्नान कपड़ा धोने से रोग जैसे टाइफाइड बच्चों, पेचिस, पीलिया, हैजा टीवी आदि कीटाणुओं का संक्रमण जल प्रवाह के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। तो प्यारे बच्चों, रोगी मनुष्य द्वारा क्या है बच्चों, नदियों में शौच करने से, कपड़े धोने से अनेक प्रकार की बीमारियां जैसे टाइफाइड, पेचिस, डायरिया, हैजा, टीवी आदि के कीटाणु बच्चों जल में चले जाते हैं और जब हम उसका उपयोग करते हैं तो हमारे लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में चले जाते हैं और जब हम उसका उपयोग करते हैं बच्चों वो हमारे लिए हानिकारक होता है। नदियों के किनारे लगे वृक्षों के फल बीजों का प्रकीर्णन भी जल प्रवाह के द्वारा ही होता है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे फल वाले पौधे जो या अनेक प्रकार के पौधे या बीज जो नदियों के किनारे उगते हैं और उनके बीज नदियों में गिर जाते हैं तो उनका परिवहन यानी कि उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भी बच्चों जल के द्वारा ही होता है। बड़ी नदियों में नाव एवं जहाज का उपयोग आवागमन के लिए किया जाता है। समुद्र में जहाज द्वारा सामग्री और यात्रियों का आवागमन एक देश से दूसरे देश के लिए होता है। नाव पर घर बनाकर मनुष्य झीलों में निवास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, नाव में घर बनाकर क्या करते हैं बच्चों, मनुष्य झीलों में निवास यानी कि झीलों में रहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जल द्वारा फलों एवं बीजों का बच्चों परिवहन होता है। जल द्वारा विभिन्न लोगों के कीटाणुओं का संक्रमण एवं बच्चों फैलाव होता है। नेक्स्ट बच्चों, जल यातायात एवं परिवहन का माध्यम है। जल क्या है बच्चों, यातायात और परिवहन का माध्यम भी है। खनिज लवण जल में घुले होते हैं। ये पौधों में जड़ों द्वारा जल के साथ शोषित होकर विभिन्न भागों तक पहुंच जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, खनिज लवण भी कहाँ हैं, जल में घुले होते हैं और जड़ इन्हें क्या करती है बच्चों, अवशोषित करती हैं और बच्चों ये विभिन्न भागों में पहुंचते हैं। इसके अतिरिक्त पौधे प्रकाश संश्लेषण एवं अन्य क्रियाओं में जल का उपयोग बच्चों करते हैं। क्या करते हैं, जल का उपयोग करते हैं। जल में ऑक्सीजन घुली होती है। जलीय जीव जंतु श्वसन के लिए ऑक्सीजन जल के माध्यम से बच्चों ही प्राप्त होती है। क्या होती है बच्चों, जल के माध्यम से ही प्राप्त होती है। मनुष्य के शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के कारण हानिकारक पदार्थ जैसे यूरिया लवण आदि भी जल के माध्यम से पसीना एवं मूत्र के रूप में बच्चों बाहर निकलते रहते हैं। जीवधारियों में रक्त लसी का जलीय विलयन के रूप में संचरित होता है। श्वसन क्रिया में ली गई ऑक्सीजन तथा पाचन के पश्चात बना ग्लूकोज रक्त के माध्यम से बच्चों शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। किसमें, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। पौधे तथा जीव जंतु के जीवन की अधिकांश क्रियाएं बच्चों जल के माध्यम से होती है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे पौधे होते हैं और जीव जंतु होते हैं, एटलीस्ट जो मनुष्य भी होता है, उसके शरीर की सभी क्रियाएं होती हैं बच्चों वो जल के माध्यम से ही होती है। आफ्टर ऑल, क्योंकि हमारे शरीर का लगभग 80% भाग बच्चों जल से बना होता है या हमारे शरीर में 80% जल पाया जाता है। अब पढ़ते हैं बच्चों जल के स्रोत। पृथ्वी पर पानी की सबसे अधिक मात्रा समुद्र में है। पृथ्वी का 2/3 से अधिक भाग समुद्र से घिरा है और समुद्र प्राकृतिक जल का बच्चों सबसे बड़ा स्रोत है। तो प्यारे बच्चों, पूरी पृथ्वी का 2/3 भाग क्या है बच्चों, समुद्र से घिरा है, जिन्हें हम 5 महासागर के रूप में देखते हैं। और पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत बच्चों समुद्र ही है। शीत प्रधान क्षेत्रों में जल बर्फ के रूप में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वायुमंडल में जल कोहरा, बादल, वाष्प के रूप में बच्चों उपस्थित है। यह माना जाता है कि पृथ्वी की सतह के प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग 30,000 टन जल वाष्प बच्चों पाई जाती है। अब पढ़ते हैं बच्चों जल के अन्य स्रोत। नदी, तालाब, झील, झरना, समुद्र, वर्षा, पर्वतों पर जमी बर्फ, भूमिगत जल जल के मुख्य प्राकृतिक बच्चों स्रोत हैं। भूमिगत जल कुआं, नलकूप, हैंडपंप द्वारा प्राप्त किया जाता है। अधिकांश नलकूप, कुएं मीठे हुए ताजे जल के बच्चों स्रोत होते हैं। किसके बच्चों, मीठे हुए ताजे जल के बच्चों स्रोत होते हैं।
समुद्र के जल में सबसे अधिक अशुद्धियां पाई जाती है। अधिक मात्रा में नमक की उपस्थिति के कारण इनका पानी बच्चों खारा होता है। तो समुद्र का पानी कैसा होता है बच्चों? खारा होता है, क्योंकि इसमें क्या है बच्चों? सबसे अधिक अशुद्धियां पाई जाती हैं। इसलिए इसे घर अथवा कृषि में बच्चों उपयोग में नहीं लाया जाता। तो प्यारे बच्चों, समुद्र के जल को हम अपने घर के कार्य या कृषि के लिए उपयोग नहीं करते। वर्षा का जल स्वादहीन होता है। सामान्यतः वर्षा के जल में कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया गैस बच्चों घुली होती है, इसलिए यह बच्चों पीने योग्य नहीं होता। जिन स्थानों पर प्रदूषण अधिक होता है वहां बर्फ के जल अल्प मात्रा में अम्ल उपस्थित होती है। तो प्यारे बच्चों, जिन क्षेत्रों में क्या होता है, जिन जगहों पे हमारा प्रदूषण अधिक होता है उनमें क्या होता है बच्चों? वहाँ अल्प मात्रा में क्या पाई जाती है बच्चों? वर्षा के जल में अम्ल पाई जाती है। वर्षा का कुछ प्रतिशत जल जमीन द्वारा अवशोषित हो जाता है। यह जल पत्थरों, बालू के विभिन्न परतों से चढ़कर पृथ्वी की गहराइयों में चट्टानों के ऊपर बच्चों एकत्र हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, जब वर्षा होती है तो कुछ जल बच्चों भूमि की आंतरिक सतह में चला जाता है, जो बच्चों भूमि के नीचे चट्टानों पे एकत्र हो जाता है। खनिज लवणों में घुले होने के कारण जल स्वाद युक्त तथा पीने योग्य हो जाता है। नदी के पानी में विभिन्न लवण एवं खनिज घुले होते हैं तथा इसमें निलंबित अशुद्धियां अधिक होती हैं। शहरों से सीवर तथा कल कारखानों में अवशिष्ट पदार्थ बहने के कारण नदी का जल बच्चों प्रदूषित हो रहा है। अतः नदी का जल भी बिना शोधित किए पानी पीने योग्य बच्चों नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, जो नदियों का जल होता है उसे भी बिना शोधित किए भी वो भी पीने योग्य नहीं होता। उसे पीने से पहले बच्चों शोधित यानी कि शुद्ध किया जाता है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल का स्वाद उसमें घुले खनिज लवणों के कारण होता है। इसलिए किसी भी स्रोत के जल का स्वाद बच्चों मीठा तो किसी का स्वाद खारा होता है। तो प्यारे बच्चों, विभिन्न जल स्रोतों का स्वाद भी अलग अलग होता है। किसी का जल का स्वाद मीठा और किसी का खारा होता है। समुद्री झील, नदी, तालाब, भूमि का जल, वर्षा जल के बच्चों मुख्य स्रोत है। कुआं, नलकूप, हैंडपंप ताजा जल के स्रोत है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल के स्वाद में भिन्नता एवं उसमें मिले खनिज लवणों के कारण होती है। किसके कारण होती है बच्चों? खनिज लवणों के कारण। नेक्स्ट बच्चों, जल का शुद्धिकरण। नदियों, झीलों, झरनों आदि में जल में घुलनशील अशुद्धियां तथा विभिन्न लोगों के कीटाणु उपस्थित रहते हैं, जिन्हें जल से पृथक करना आवश्यक है। इसके लिए जल के बच्चों शोधन की आवश्यकता होती है। नंबर 1, तलछट्टीकरण। तो प्यारे बच्चों, जल में शोधन की पहली विधि है तलछट्टीकरण। आइए जानते हैं कि तलछट्टीकरण क्या होता है। नदियों के जल को एक बड़ी टंकी में एकत्र किया जाता है। कुछ देर बाद टंकी के तलछट में निलंबित अशुद्धियां बैठ जाती है। तलछट्टीकरण की प्रक्रिया में तेज करने के लिए उसमें फिटकरी का बच्चों उपयोग किया जाता है। उसमें फिटकरी डालने से बच्चों जल की अशुद्धियां तेजी से नीचे बैठती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, छानना। अब जल को कंकड़ों और रेत की काई परतों से होकर छानते हैं, जिसमें धूल, घुलनशील अशुद्धियां दूर हो जाती है। नेक्स्ट बच्चों, क्लोरीकरण। क्षणिक जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए जल में क्लोरीन के टैबलेट डालते हैं। कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए अन्य रासायनिक पदार्थ जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर का भी बच्चों प्रयोग करते हैं। शुद्ध जल को पाइपों द्वारा घरों तक पहुंचाया जाता है। घरों में जल को उबाल कर भी बच्चों शुद्ध किया जाता है। क्या किया जाता है? तो घरों में जल को हम उबाल कर ही बच्चों शुद्ध करते हैं। अब पढ़ते हैं जल के बच्चों विशिष्ट भौतिक गुण। एक भी घर में शुद्ध जल लेते हैं, देख कर, सुन कर, चख कर बताते हैं कि इसका रंग, गंध एवं बच्चों स्वाद कैसा है। जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा बच्चों पारदर्शी होता है। जल को ठंडा करने पर यह बर्फ में तथा गर्म करने पर बच्चों वाष्प में बदल जाता है। जल की 3 अवस्थाएं होती हैं बच्चों: ठोस, द्रव और गैस। सामान्य ताप पर जल द्रव के रूप में बच्चों होता है। तो प्यारे बच्चों, जो जल हम पीने के लिए उपयोग करते हैं वो द्रव के रूप में होता है।
हमें क्या करना है, एक बीकर बर्फ लेकर उसमें थर्मामीटर चित्र के अनुसार बच्चों लगा देते हैं। थर्मामीटर में तापमान देखते हैं, हम देखते हैं कि बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है। कमरे के सामान्य ताप पर बर्फ बच्चों पिघलने लगती है, परंतु थर्मामीटर के ताप 0 डिग्री सेल्सियस ही बना रहता है। जब तक पूरी बर्फ पिघल नहीं जाती, बर्फ में नमक मिलाकर प्रयोग को फिर दोहराते हैं तथा ताप नोट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, क्या लेते हैं, एक थर्मामीटर लेते हैं और उसमें क्या डालते हैं बच्चों, बर्फ के टुकड़े डालते हैं। उसमें बच्चों थर्मामीटर डालते हैं और हम क्या देखते हैं कि बर्फ, उसका तापमान कितना है बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस है। प्यारे बच्चों, जब तक वो बर्फ पिघलती नहीं है, जब तक वहां उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, फिर क्या करते हैं बच्चों, बर्फ में हम नमक मिलाते हैं और बच्चों फिर तापमान नोट करते हैं। तो नमक मिलाने पर बर्फ का गलनांक कम हो जाता है और वह बच्चों देर से गलती है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है बच्चों, जो हमारे बर्फ का गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कुछ पदार्थों की उपस्थिति में बर्फ का गलनांक बच्चों बदल जाता है। एक बीकर में जल लेते हैं, उसमें थर्मामीटर चित्र के अनुसार लगाते हैं, जल को गर्म करते हैं, हम देखते हैं कि जल वाष्प में तेजी से बदलने लगता है और कुछ समय बाद जल उबलने बच्चों लगता है। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं और उसमें क्या है बच्चों, जल को गर्म करते हैं। इस प्रकार से हमने एक बीकर लिया और उसमें जल को गर्म किया और हम क्या देखते हैं बच्चों, कुछ समय बाद जल उबलने लगता है और जल को उबलने पर थर्मामीटर से बच्चों तापमान नोट करते हैं। तो जल 100 डिग्री सेल्सियस बच्चों उबलने लगता है तथा इसका ताप स्थिर रहता है जब तक कि पूरा जलवाष्प बच्चों परिवर्तित नहीं हो जाता। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या जाना, हमने जाना कि जल बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ अवस्था में आ जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है और 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर वो वाष्प बनकर बच्चों वातावरण में चला जाता है। आइए आगे देखते हैं। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस। अशुद्ध जल 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर बच्चों उबलता है। तो जो हमारा शुद्ध जल होता है, जब तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तो वह उबलता है। तीनों ऋतुओं में ताप बदलता रहता है। ताप बदलने से जल के बहाव में परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि जल का बहाव सदैव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर होता है। जल के बहाव का गुण ताप पर निर्भर नहीं करता, परंतु उसका तल बच्चों ऊंचाई पर निर्भर करता है। जल गर्म करने पर भाप में बदल जाता है, भाप ठंडा होने पर बच्चों पुनः जल में बदल जाता है। जल 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा होने पर बच्चों बर्फ में बच्चों बदल जाता है। जल से भाप बनने के लिए जल को ऊष्मा दी जाती है, जबकि जल से बर्फ बनने के लिए ऊष्मा बच्चों जल से बाहर निकाली जाती है। इसी कारण पहाड़ों में बर्फ गिरते समय ठंडक कम हो जाती है। बर्फ के पिघलने के बाद बच्चों ठंडक बढ़ जाती है। जल की अवस्था में परिवर्तन ताप पर निर्भर करता है। तो प्यारे बच्चों, जल की जो अवस्था होती है उसमें परिवर्तन किस पर बच्चों, ताप पर निर्भर करता है। किसी पौधे की पत्ती युक्त एक टहनी को चित्र अनुसार पॉलीथीन से बांधते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम चित्र में देखते हैं कि पौधे की एक टहनी को किससे बच्चों, पॉलीथीन से बांधा है। हम देखते हैं कि थैली में जल की बूंदें बच्चों दिखाई देती हैं। पत्तियों की सतह में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन रंध्रों से पौधे का अतिरिक्त जल बच्चों वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में बच्चों मिलता रहता है। यह क्रिया ग्रीष्म ऋतु से शीत ऋतु की ओर, ग्रीष्म ऋतु से शीत ऋतु की अपेक्षा बच्चों तीव्र गति से होती है। गीले कपड़े धूप में रखने पर सूख जाते हैं। बर्फ में भीगी जमीन कुछ दिनों में सूख जाती है। हरी सब्जियां खुले स्थान पर कुछ देर में बच्चों मुरझा जाती है और बच्चों गर्मियों में तालाब सूख जाते हैं। समुद्री नदी, तालाब, पोखर आदि में भी जल निरंतर वाष्पित होकर बच्चों वायुमंडल में मिलता रहता है। अब पढ़ते हैं बच्चों, सभी जल युक्त वस्तुओं का जल हर समय हर ताप पर बच्चों वाष्पित होता रहता है।
एल्यूमिनियम की केतली में पानी लेकर उबालते हैं, हम देखते हैं कि टोटी से भाप निकलती हुई बच्चों दिखाई देती है। हम जब क्या करते हैं, एक केतली में क्या बच्चों जल को उबालते हैं तो कुछ समय बाद टोटी से हमें क्या बच्चों बिल्कुल इस तरीके से भाप निकलती हुई बच्चों दिखाई देती है। अब एक प्लेट को निकलती भाप के सामने ले जाते हैं, हम देखते हैं कि भाप संघनित होकर प्लेट पे बूंदों के रूप में बच्चों दिखाई देती है। अब हम क्या करेंगे, उस निकलती हुई भाप के सामने एक प्लेट को जब लेकर जाते हैं तो वो क्या है बच्चों, भाप छोटी छोटी बूंदों के रूप में बच्चों प्लेट पर दिखाई देती है। एक बीकर में पानी लेकर उबालते हैं, बीकर से निकलने वाली भाप ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा ले जाते हैं। तो हम क्या करते हैं बच्चों, एक बीकर में पानी लेकर उबालते हैं और जो उसके ऊपर से जो भाप निकलती है उसमें क्या है बच्चों, बिल्कुल इस प्रकार से एक बर्फ का टुकड़ा लेकर जाते हैं। हम देखते हैं कि जल वाष्प भाप घने बादल की तरह दिखाई देता है। यह जल वाष्प तथा बर्फ के संपर्क के कारण संघनन क्रिया के कारण होता है। इसी प्रकार जब वायुमंडलीय जल वाष्प संघनन ठंडे वातावरण में होता है तो जल हिम ओले के रूप में बच्चों बदल जाता है। वायुमंडलीय जल वाष्प संघनित होकर वर्षा हिमपात और बच्चों ओले का रूप ले लेती है। तो प्यारे बच्चों, जो वायुमंडल की हमारी जल वाष्प होती है वो जब वह अधिक ऊंचाई पर जाकर संघनित हो जाती है तो बच्चों वह वर्षा हिमपात और ओले का रूप ले लेती है। अब पढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट जल चक्र। पृथ्वी पर जलीय स्रोतों से जल का निरंतर वाष्पन होता रहता है। सूर्य की गर्मी से पृथ्वी की सतह के निकट वायु गर्म हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, गर्मियों में क्या होता है, जब वातावरण गर्म होता है तो सूर्य की किरणों के कारण क्या है बच्चों, हमारी धरती की हवा है वो गर्म हो जाती है और इस तरीके से जो हमारे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं उनसे पानी वाष्प बनकर बच्चों भाप बनकर या जल वाष्प के रूप में वातावरण में चला जाता है। जल वाष्प युक्त गर्म वायु ऊपर उठती है और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता है और ऊंचाई पर जाकर वाष्प सामने होकर बच्चों बादल में बदल जाती है। तो प्यारे बच्चों, नीचे से गर्म हवाएं जल को वाष्प के रूप में लेकर जाती है, वो ऊपर जाती जाती क्या हो जाती है बच्चों, ठंडी होकर संघनित हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, संघनित हो जाती है और बादलों का रूप ले लेती है। बादलों में जब ये बूंदें अधिक पास आ जाती है तो बड़ी बूंद बन जाती है और वर्षा के रूप में पृथ्वी पर लौट आती है। क्या होता है बच्चों, यह ऊपर जाकर अधिक संघनित होकर वो बूंदों में बदल जाती है और हमारे पृथ्वी पर वापस आ जाती है। तो प्यारे बच्चों, गर्मियों के मौसम में या ग्रीष्म ऋतु में जब सूर्य का तापमान अधिक होता है पृथ्वी पर गर्मी अधिक पड़ती है, तो उस गर्मी के कारण बच्चों पृथ्वी की वायु गर्म हो जाती है और अपने साथ ऊपर जल को वाष्प के रूप में बाहर पर ले जाती है और बादलों के रूप में बच्चों संघनित हो जाती है। पहले बच्चों, जब यह और ऊपर जाती है तो ठंडी होकर वर्षा की बूंदों में बदल जाती है और वापस बच्चों हमारी पृथ्वी पर क्या करती है, बूंद करते मतलब वर्षा होती है। इस प्रकार बच्चों जल चक्र चलता रहता है। आगे देखते हैं बच्चों, कभी कभी वायुमंडल के क्षोभ मंडल में वायु दाब कम होने के कारण जलवाष्प की छोटी छोटी बूंदें अधिक ऊंचाई पर बच्चों चली जाती है। तो प्यारे बच्चों, कभी कभी क्या होता है, वायु दाब कम होने के कारण भी बूंदें अधिक ऊंचाई पर चली जाती है। इस अवस्था में संघनन से बनी जल की बूंदें ओले के रूप में वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरती है और इसे ओलावृष्टि कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब क्या होता है, वायु दाब कम होता है तो बच्चों क्या हमारी जल वाष्प की छोटी छोटी बूंदें और अधिक ऊंचाई पर चली जाती हैं और क्या होती हैं बच्चों, संघनन से बनी जल की बूंदें वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरती है जिन्हें हम ओलावृष्टि कहते हैं। जलीय स्रोतों से जल का निरंतर वाष्पन होना और वाष्पन का जल में पुनः पृथ्वी पर लौटना ही बच्चों जल चक्र कहलाता है। तो क्या कहलाता है बच्चों, पृथ्वी की सतह से जल का वाष्प बनकर वातावरण में जाना और संघनित होकर वर्षा के रूप में वापस पृथ्वी पर आना हमारा जल चक्र कहलाता है। प्रकृति में जल चक्र एक सतत प्रक्रिया है। तो प्यारे बच्चों, प्रकृति में जल चक्र कैसी प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है बच्चों, एक सतत प्रक्रिया है। मृदु एवं कठोर जल, दो बाल्टियों में जल लेते हैं। एक बाल्टी के जल में कुछ खनिज कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम सल्फेट मिलाकर डालते हैं तथा दूसरी बाल्टी में जल का
वैसा ही रहने देते हैं। तो 2 बाल्टियों में जल लिया, एक में कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट डाला और दूसरे जल को ऐसा ही रहने दिया। हम देखते हैं कि जिस जल में खनिज लवण घुले हैं वे साबुन के साथ कम झाग देता है, यह कठोर जल है। और जिस जल में कुछ नहीं घुला वह साबुन के साथ बच्चों अधिक झाग देता है और वह मृदु जल कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, जिस जल में मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड मिले हैं उसमें साबुन डालने से उसने कम झाग दिया, वो कैसा जल है बच्चों? कठोर जल है। लेकिन जो बाल्टी में साधारण जल था जिसमें कुछ भी नहीं मिला था उसने साबुन के साथ अधिक झाग दिया, इसलिए उसे क्या कहेंगे बच्चों? मृदु जल कहते हैं या उसे मृदु जल कहेंगे। जल की कठोरता इसमें घुले लवणों खनिज अशुद्धियों के कारण होती है। किसके कारण होती है बच्चों? उसमें घुले लवणों और खनिजों की अशुद्धियों के कारण। विभिन्न जल स्रोतों, कुआं, नदी, तालाब, हैंडपंप आदि से जल अलग अलग बर्तनों में लेते हैं। उनमें बराबर मात्रा में चूना डालकर बराबर समय तक बच्चों हिलाते हैं। जिस स्रोत का जल कम झाग देता है वह कठोर जल है तथा जिसका अधिक झाग देता है वह अपेक्षाकृत बच्चों कम कठोर जल होता है। जल की कठोरता की पहचान उसमें साबुन का उपयोग से उत्पन्न झाग से की जाती है। कठोर जल साबुन के साथ बच्चों कम झाग देता है। 3 बीकर लेते हैं, प्रत्येक का अपना गिलास को माप कर 50 मिली कठोर जल लेते हैं। पहले बीकर में 10 मिली साबुन का घोल मिलाकर 20 बार चम्मच से हिलाते हैं। हम देखते हैं कि बहुत कम झाग उत्पन्न होता है। दूसरे बीकर में जल 5 मिनट तक उबाल कर ठंडा करते हैं, फिर तल छक्के से सफेद पतली पपड़ी दिखाई देती है। अब जल को छान कर 10 मिली साबुन का घोल मिलाकर 20 बार बच्चों चम्मच से हिलाते हैं। हम देखते हैं कि पहली बीकर की अपेक्षा इसमें अधिक झाग बच्चों उत्पन्न होते हैं। तीसरे बीकर में 1 चम्मच खाने का सोडा मिलाकर घोलते हैं तथा 10 मिलीलीटर साबुन मिलाते हैं, फिर उसे 20 बार चम्मच से हिलाते हैं। हम देखते हैं कि इस जल में भी बच्चों अधिक झाग उत्पन्न होते हैं। जल की कठोरता उबाल कर अथवा कुछ रासायनिक पदार्थों की क्रिया से बच्चों दूर की जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, जो जल कठोर होता है उसके कठोरता को भी हम दूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम किस प्रकार जल की कठोरता को बच्चों दूर कर सकते हैं। 2 बाल्टी में पानी लेते हैं, एक में थोड़ा सा लवण जैसे कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट आदि बच्चों मिलाते हैं। दोनों बाल्टियों के जल में साबुन से कपड़ा साफ करते हैं। हम देखते हैं कि लवण मिले जल में कपड़ा साफ नहीं होता है, जबकि दूसरी बाल्टी में बाल्टी के जल से कपड़ा अधिक साफ होता है। कठोर जल कपड़ा धोने योग्य बच्चों नहीं होता है। कठोर जल तथा दूसरे में मृदु जल लेते हैं। कठोर जल में जल तथा दूसरे में मृदु जल लेते हैं। दोनों को 5 मिनट उबालते हैं। हम देखते हैं कि जिस बीकर में कठोर जल था उसी ताली में सफेद हल्के भूरे रंग का पदार्थ पपड़ी के रूप में जम जाता है, जबकि दूसरे बीकर में बच्चों ऐसा नहीं होता है। कठोर जल का प्रयोग यदि बड़े पैमाने पर भाप बनने में किया जाए तो बॉयलर की तली तथा दीवारों में धीरे धीरे पपड़ी बच्चों जमती जाती है। इससे ईंधन अधिक खर्च होता है और बच्चों बॉयलर भी फट जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, कठोर जल उद्योग के लिए बच्चों उपयोगी नहीं होता। जल प्रदूषण। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों जल प्रदूषण के बारे में। नदी में नहाने, कपड़ा धोने, थूकने, मलमूत्र उतारने, शवों तथा कूड़ा करकट बहाने, नगरों में सीवर पाइप द्वारा गंदे जल को नदी में डालने से बच्चों जल प्रदूषण हो रहा है। उद्योग तथा कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को नदी में बहाना भी बच्चों जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हम चित्र में बहुत सारे तरीकों के प्रदूषण को देख सकते हैं, वायु तथा जल प्रदूषण। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस प्रकार ट्रैफिक से यानी कि वाहनों से निकलने वाले धुओं से और धूल आदि से बच्चों वायु प्रदूषण होता है। और नदी में पशुओं को नहलाने, कपड़ा धोने आदि से और कारखानों को गंदा पानी बच्चों नदियों में जाने से क्या होता है बच्चों? इससे जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण जलीय पौधे, जीव जंतुओं के लिए बच्चों हानिकारक है।
हमें यह प्रयास करना चाहिए कि जल का प्रदूषण बच्चों कम से कम हो। क्या करना चाहिए? हमें यह प्रयास करना चाहिए कि जल प्रदूषण बच्चों कम से कम हो। जल में अशुद्धियां और हानिकारक पदार्थ मिलने से बच्चों जल प्रदूषित हो जाता है। वे अशुद्धियां जिनके मिलने से जल प्रदूषित होता है बच्चों, उन्हें हम प्रदूषक कहते हैं। जल संरक्षण। जल एक बहुमूल्य संपदा तथा प्राकृतिक संसाधन है। इसका संरक्षण करना हम सबका कर्तव्य है। इसलिए हमें जल को प्रदूषित होने से बच्चों बचाना चाहिए। प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है कि औद्योगिक इकाइयों को निकालने वाले जल में उपस्थित हानिकारक पदार्थों को पृथक करने के बाद ही जल हमें नदियों में डालना चाहिए। कुएं को ढककर रखने से उसमें पानी को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। जल स्रोतों के पास बच्चों मल मूत्र नहीं त्यागना चाहिए। बर्तन कपड़े आदि नहीं धोने चाहिए। मृत जानवरों और मनुष्य के शव को बच्चों जल स्रोतों में नहीं बहाना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि प्रदूषण का बच्चों एक बड़ा कारक है। जनसंख्या नियंत्रण से प्रदूषण नियंत्रित करने में बच्चों सहायता मिलती है। हमारे देश में पर्याप्त जल होते हुए भी पेयजल की कमी है। नदियों तालाबों का पानी बच्चों धीरे धीरे क्या है, हमारे गतिविधियों के कारण बच्चों नदियों और तालाबों का पानी धीरे धीरे प्रदूषित होता जा रहा है। फलतः नगर और शहरों में पेयजल की आपूर्ति का करना ठीक हो रहा है। गांवों में पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल की समस्या और कठिन है। जल के कृषि और उद्योगों में अधिक उपयोग के कारण भूमिगत जल का स्तर गिरता जा रहा है। अतः जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अतः हमें क्या है बच्चों, जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वर्षा कम होने से भी जल की कमी हो जाती है। अधिक वर्षा होने के लिए वन उपयोगी है। तो प्यारे बच्चों, जब वर्षा कम होती है तो भी जल का स्तर कम हो जाता है। हमें अधिक वर्षा करने के लिए क्या है बच्चों, वन उपयोगी है। इसलिए हमें जंगलों को भी नष्ट होने से बचाना चाहिए। समय समय पर वृक्षारोपण भी करते रहना चाहिए। वर्षा के जल को छोटे छोटे बांध बनाकर तथा जलाशय बनाकर जल की कमी की बच्चों पूर्ति की जा सकती है। भविष्य में पेयजल की भीषण समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए यह आवश्यक है कि हमें सबको मिलकर जनसंख्या नियंत्रण में, प्रदूषण को रोकने और वृक्षारोपण में बच्चों अपना योगदान देना चाहिए। अब पढ़ते हैं बच्चों जल के उपयोग के बारे में। जल के उपयोग। जल सभी जीवों के जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। यह स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन लगभग 7 लीटर जल बच्चों पीना चाहिए। तो एक स्वस्थ मनुष्य को रोज कितने लीटर? 7 लीटर जल पीना चाहिए। जल शरीर के अनेक प्रक्रियाओं में खर्च होता है तथा मूत्र और पसीने के रूप में बच्चों बाहर निकल जाता है। तो बच्चों हमें कितना प्रतिदिन 7 लीटर जल पीना चाहिए। जल कृषि के लिए बच्चों आवश्यक है। किसके लिए बच्चों? कृषि के लिए। नेक्स्ट, जल के द्वारा फलों और बीजों का प्रकीर्णन होता है। जल से बिजली बनाई जाती है जो दैनिक जीवन के लिए बच्चों ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। उद्योगों में बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है। किसके बच्चों? उद्योगों में बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है। जल परिवहन का अच्छा माध्यम है। नौका एवं जलयानों में यात्रियों के सामानों का आवागमन सुगम होता है और नदियों का बहता जल लकड़ी के लट्ठे के बच्चों परिवहन में भी सहायक होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग नौकाओं में रहते हैं। जल के ऊपर नौका ही उनका घर है। वे मछलियों को पकड़कर मनुष्य एवं उनके सामानों का परिवहन करके जीविका बच्चों कमाते हैं। नौका विहार, तैरते एवं जल पोलो खेलने के लिए लोग नदी, झील, तालाब, समुद्र का उपयोग करते हैं तथा जल एक मनोरंजन का भी बच्चों साधन है। तो प्यारे बच्चों, जल में अनेक प्रकार के गेम भी खेले जाते हैं। इस कारण क्या है, जल एक मनोरंजन का भी बच्चों साधन है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये चैप्टर हम अपना फिनिश कर चुके हैं, जिसमें हमने जल के बारे में पढ़ा है कि हमारे लिए जल किस प्रकार उपयोगी है, हमारे जीवन में हम जल का किस प्रकार उपयोग करते हैं और वो हम उसको किस प्रकार प्रदूषित होने से बचा सकते हैं, या जल का उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया है। तो प्यारे बच्चों,
कैसा लगेगा आपको चैप्टर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और आशा करता हूँ कि ये चैप्टर बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।